नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस प्री के लिए जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यह टेस्ट जो है जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान द्वारा चलाया गया है। उसका जो है पहला सेट हम लोग देख रहे थे और पहले सेट का आज दूसरा भाग है, प्रश्न संख्या 50 से लेकर 100 तक। चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों का कितना सही होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ जो है भाग दिया गया है, संविधान का जो है एक तरफ भाग दिया गया है, दूसरी तरफ कौन से देश से लिया गया है। तो बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से। उसके बाद फिर जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। फिर बात आती है आपातकाल की, तो आपातकाल जर्मनी के संविधान से, और कैबिनेट व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार हम लोग जो देखेंगे कूट बनेगा 2143 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय अर्थात किसकी बात की जा रही है? हाई कोर्ट की, न कि सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो यह क्या है? देश में एकल सामयिक न्यायिक तंत्र का एक भाग है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, एकदम नीचे क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, अनुदानों की जहाँ तक बात आती है तो अनुदानों का जिक्र जो है आर्टिकल 115 और 116 में दिया गया है, और यह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद होता है, संचित निधि में रखा जाता है। ये अनुदान जो है भारत की संचित निधि में रखे जाते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति इसके लिए महत्वपूर्ण होती है और वही ही निर्धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में है। पहला फैक्ट तो ये है महत्वपूर्ण, आप लोग याद रखिए। उसके बाद सूचीबद्ध किए गए हैं, इसके अंतर्गत मैथिली बोडो भाषाएं कब शामिल की गई, यह पूछा गया है। बताइए कब शामिल किया गया? देखिए 2004 में संशोधन करके 4 भाषाएं शामिल की गई, जिसमें से मैथिली, बोडो, एक है संथाली और एक है डोंगरी। कौन सी? डोंगरी। अच्छा, यहाँ एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है, तो बताइए आप लोग, अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं समाहित की गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश इसमें नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है बताइए? जहाँ बात आती है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? केवल मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार तो है। परामर्श देने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को, 143 आप लोग याद रखिए आर्टिकल। केवल अपीली अधिकार है, अपील करने पर भी अधिकार है, तो उपरोक्त क्या होगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किया जाता है, कहाँ से किया जाएगा बताइए? भारत की जो है संचित निधि से या संसद द्वारा? देखिए, अगर संसद के द्वारा होगा तो यहाँ पे तो खतरा है। क्यों? क्योंकि संसद कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती कराना चाहती है कि उसमें गवर्नमेंट का दबाव ना बन, कोर्ट का दबाव ना बन पाए। तो इसलिए जो है क्या किया जाएगा, अगर संसद कंट्रोल करेगी पेमेंट को तो समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए संचित निधि से इनका जो है पेमेंट वगैरह की बात की जाती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसका लेखा जोखा रखने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, वही इसका लेखा जोखा रखते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे जो है ना, राष्ट्रपति जो हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी वेतन यहीं से भारित होता है। चलिए नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है? तो बताइए, मंत्रिमंडल इस्तीफा कब देगा? जब वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। आगे ऑप्शन में होना भी चाहिए हम लोगों को क्या? लोकसभा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में नहीं। आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, राज्यसभा इसमें नहीं होता।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासक और नियंत्रक की बात किस अनुसूची में की गई है? तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं में? तो यह की गई है पांचवी में। किसमें? पांचवी में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग 12 जो है अनुसूचियां हैं, 12 के 12 आप लोग याद रखिए। भाग जो हैं भारत ये संविधान के, इनको भी टोटल याद रखिए, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके कैसे भी करके यूपी पीसीएस में 1-2 प्रश्न तो आना कन्फर्म है, और बहुत आराम से आप लर्न कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया? देखिए, पहले क्या था, पहले जो आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास F जो होता था, इसके अंदर जो है संपत्ति का अधिकार समाहित किया गया था, प्लस अनुच्छेद 31, इस दोनों में जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था, क्योंकि आपको पता होगा 19 जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इसको क्या किया गया, इसको अमेंडमेंट करके जो है हटा दिया गया, और यह अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें इसको हटाया गया था। अब यहाँ एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कौन से सन में था? तो 1978, आप लोग याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? तो बताइए किस में वर्णन किया गया है? देखिए, 163, पहला आर्टिकल कौन सा है? 163 में जो है यह बात की गई है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का जो है गठन किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ये बात 64 में की गई है। मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल करेंगे, और उसमें जो है मुख्यमंत्री की सलाह से करेंगे, ये तो बात एडवांस लेवल पे है, लेकिन कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल ही करते हैं। फिर बात आती है 166 दिया गया है। तो 166 में क्या है कि राज्य के जितने भी कार्य होंगे, राज्य के जो कार्य होंगे वह किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के, राज्यपाल के नाम पे होंगे। भले से डिसीजन कोई ले रहा है, लेकिन ये आप समझिए ये एक मोहर है, इन्हीं का नाम लगेगा वहाँ पे। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन जो है समाहित किया गया, तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और बाकी किस्म क्या है यह हमने अच्छे से देख भी लिया। चलिए, भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो बताइए, भारत में जो राज्य विधानसभाओं का चुनाव होता है वह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ राज्य के चुनाव आयोग हैं। देखने में ऐसा लगता है कि राज्य विधानसभा का चुनाव है तो राज्य कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य चुनाव आयोग जो है वह किसका चुनाव करती है? पंचायत की, पंचायत वगैरह का चुनाव कराती है। अच्छा, चुनाव आयोग का जो है वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो 324, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और टोटल आयोग जो चुनाव आयोग का है वह 3 मेंबर का है। पहला जो है चीफ होते हैं और 2 लोग सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, 1 चीफ होते हैं। चलिए, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के अधिकार की पुष्टि की है? देखिए, 24वां संशोधन जो है वो मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने के लिए ने संसद को अधिकृत करने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 को संशोधित किया गया। कौन सा? अनुच्छेद 13 और 368। आपको पता होगा 368 जो है यह क्या है? संविधान संशोधन से बात की गई है, संशोधन की। और जबकि 13 क्या है? यह मौलिक अधिकार में है, और इसमें कहा गया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत था उसे अमान्य कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बात कहाँ कही गई है? तो 24वां संविधान संशोधन में की गई है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य को देश में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का निर्देश देता है? तो बताइए किसमें है? प्रस्तावना में? नहीं, प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया है, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में। अच्छा, डीपीएसपी के अंदर पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 है, 40, आप लोग याद रखिए। आर्टिकल 40 में ही जो है निर्देश दिया गया है कि पंचायती राज की स्थापना की जाए। अच्छा, डीपीएसपी में जो है टोटल आर्टिकल जो है कितना है? तो आर्टिकल जो इसके शुरू होते हैं वो 36 के लेके 51 तक होते हैं।
और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इसे याद रखिए कि इसे फोर्स या कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, आप इसे लागू नहीं करवा सकते। बाकी इसमें निर्देश दिए गए हैं कि सरकार कैसे चलाई जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मातृभूमि योजना के संबंध में सही कथन है। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो है मातृभूमि योजना, यह कब आई थी, कब से शुरू हुई है? तो यह 2 अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट की गई है। पहली बार इसका जिक्र जो है वह सीएम जो किए थे हम लोगों के योगी आदित्यनाथ 15 सितंबर को 2021 को इसका पहली बार उन्होंने अनावरण किया था, घोषणा की थी। स्टार्ट 2 अक्टूबर 2022 को हुआ था। दोनों डेट आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा। अब इसमें कहा क्या गया है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, तो यह बात पूरी तरीके से सही है। अब कैसे विकास होगा, कौन सा बुनियादी ढांचा? तो बुनियादी ढांचे में आप समझिए जैसे स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम जो है, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशामक केंद्र, ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा गांव में। अब दो चीज़ें इसमें समाहित की गई। पहला ये वाला कथन आप लोग देखिए, सेकंड वाला, इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है। परियोजना की कुल लागत जो है 50% राज्य वहन करेगी, जबकि शेष 50% योगदान जो है इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। जैसे गांव के कोई इच्छुक लोग हैं, वो चाहते हैं तो 50% वो देंगे, 50% गवर्नमेंट राज्य सरकार देगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो जो इच्छुक लोग हैं वो अगर पैसा देंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको ये मिलेगा कि उनके रिलेशन के कोई हैं या उनके दादा हैं, पिताजी हैं, तो उनका नाम उसके ऊपर लिखने का पूरा सुनहरा मौका मिलेगा कि आप उनका नाम चला के यूज कर सकते हैं कि इनकी वजह से हुआ, तो उनको एक वेटेज मिल रहा है। तो यह होता है इसमें सेकंड वाला पार्ट। तीसरा देखिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचों के विकास से संबंधित है, तो संपूर्ण यूपी का जो है बुनियादी ढांचा विकास हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें बात नहीं की गई है, क्योंकि बुनियादी ढांचा तो बहुत कुछ है, प्राइमरी विद्यालय है, बहुत कुछ बनवाना है गवर्नमेंट को, तो वो सब चीज़ें तो नहीं है। किसानों को उनके खेतों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है, तो इससे रिलेटेड कोई ही नहीं है। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? 1 और 2, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का जो है आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही है? पहली चीज़ ये कि ये बजट जो है आप लोग याद रखिए, और चूंकि अभी अपडेटेड आने वाला है, जनवरी फरवरी में फिर से नया अपडेट आ जाएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से जिसकी परीक्षाएं हैं वो जरूर से जरूर याद रखें। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। आपको बता दें, पॉइंट के बाद के जो 9-7 डिजिट है ना, यहाँ तक भी प्रश्न बनाए गए हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो है कथन क्या क्या दिया गया है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो देखिए, जो लेटेस्ट आएगा वह हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, ये बात तो सही है। दूसरा है, यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, यह फैक्ट भी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% अनुमानित है, यह बात भी पूरी तरह से सही है। और बजट में जो है 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है, तो यह भी बात पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, अर्थात 1 2 3 4 सभी सही है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता पिता व बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? तो बताइए कितनी धनराशि देने का प्रावधान? तो देखिए, बेटी को जो है 50,000 रुपये और माता पिता को 5100 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और यह 50,000 क्यों दिया रहा है? शिक्षा के लिए प्लस शादी के लिए, सारी रकम जो है इसी के लिए दी जा रही है, ताकि बेटियां जो है आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें एक स्लैब बनाया गया है कि 2 लाख रुपए जिसकी वार्षिक इनकम हो वही इसमें शामिल हो सकते हैं, और प्लस जो है बेटी का जन्म 2006 के पहले ना हुआ हो, उसके बाद हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, यह बात पूरी तरह सही है। नेक्स्ट है, भारत ने
सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन जो है विश्व का निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया। तो यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा, सही पूछा भी गया है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला है 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जो है के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से बात जो है सही कही गई है। दूसरा है इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय हम लोगों की वैसे भी काफ़ी मशहूर मंत्रालय है, तो वह खुद ही ऐसा कार्य कर सकता है, उसके लिए किसी दूसरे मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच जो है फंड शेयरिंग पैटर्न जो है हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100% तथा अन्य राज्यों के लिए 50% है। तो ये बात गलत कही गई है। देखिए फंडिंग कैसे होता है आपको बता दें। अगर हिमालय के राज्य हैं जो अर्थात यार पहाड़ी राज्य हुए, उनमें 90:10 रेशियो चलता है। 90:10 अर्थात 90 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% राज्य देगी, राज्य। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है कि ऐसे राज्य जो हम लोगों के यूपी की तरह है, तो ये जो है 50-50 बात होती है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेन राज्य होते हैं। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसमें जो है केंद्र सेंट्रल पूरा 100% पैसा देती है। तो इस प्रकार से फंडिंग चलती है। आप देखेंगे मैक्सिमम योजनाओं में ऐसे ही फंडिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 100% FHTC सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा जो है देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया। यह बात पूरी तरीके से सही है। तो देखिए दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया, पहला और चौथा सही है। इस प्रकार हम लोगों का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है? तो बताइए कितना अनुमान लगाया गया है? 3.9% अनुमान लगाया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय आय तो सब जानते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा ही सबसे पहला अनुमान लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है। तो बताइए, देखिए मुद्रास्फीति की बात हो रही है, अर्थात किसकी? महंगाई की। महंगाई की बात हो रही है। अगर महंगाई को नियंत्रित, महंगाई कैसे हो गई? मान लीजिए क्या हुआ, मार्केट में हम लोग बैठे हैं, हम लोगों के पास पैसा अधिक आ गया। पैसा अधिक आ गया तो वस्तुएं क्या होंगी? वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के लिए कोई 10 रुपये देना चाहता है तो 100 रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि सबके जेब में पैसे हैं। तो महंगाई बढ़ गई। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स जो लगाए जाते हैं, हाँ डायरेक्ट टैक्स लगेगा तो हम लोगों की जेब से पैसे चले जाएंगे, तो इससे तो होगा। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके, सार्वजनिक ऋण जो है अगर उसमें वृद्धि किया जाएगा तो इससे भी जो है होगा, सही बात है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा। तो देखिए सार्वजनिक योजनाओं में अगर गवर्नमेंट व्यय करेगी, ज़्यादा पैसे देगी, तो हम लोगों के पास पैसे ऑलरेडी है और पैसे आने लगे, ये तो गलत हो गया। ज़्यादा पैसे हम लोगों के पास आएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि के द्वारा। बैंक दर में अगर वृद्धि कर दिया गया तो बैंक क्या करेंगे? बैंक पैसे और अधिक टैक्स अपना और बढ़ा लेंगे, और बढ़ाएंगे तो बाहर जो मार्केट में जो आपका टैक्स लग रहा है वो आप चाहे लोन लेने जाएं चाहे कुछ भी करने जाएं तो आपको पता चला और ज़्यादा महंगा पड़ने लगा। आपको पैसे कम मिल रहे हैं जबकि टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, तो मार्केट से पैसे गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार देखें तो अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है अर्थात महंगाई को नियंत्रित करना है तो 3 उपाय इसमें सही हैं। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो बताइए अवमूल्यन से क्या होगा? अवमूल्यन से जो है आयात क्या होंगे? महंगे होंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आपको पता होगा यह प्रयोग सबसे ज़्यादा चाइना करता है और भारत अभी तक टोटल 4 बार भारत की मुद्रा का अवमूल्यन
किया गया है। लास्ट टाइम शायद 1991 था। किसी को एग्जैक्ट फैक्ट हो तो याद जरूर कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यह पीछे वाले टेस्ट में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है। आप लोग अगर पूरा देखेंगे, ध्येय कोचिंग वाला जो है उसका भी देखिए, पूरा आप प्लेलिस्ट बना के रखा गया है, वहाँ पे आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में जो है सहायक है? बताइए कौन सी एग्रीकल्चर पद्धति है? जैविक खेती। कौन सी? जैविक खेती, क्योंकि हम लोगों को पता है जैविक खेती जो है बहुत प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। असल में इसमें क्या होता है कि उर्वरक जो है वो हरी खाद का प्रयोग करते हैं, या तो गाय के गोबर वगैरह का प्रयोग करते हैं, उससे जो है खाद का प्रयोग करके उसको खेत में डालते हैं, उससे जो है एग्रीकल्चर सही रहता है। प्लस कीटनाशक की जगह नीम का छिड़काव करते हैं, नीम की पत्ती का, उसके ऑयल का, तो उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो बताइए किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत की रैंकिंग कितनी है बताइए? 135 भारत की रैंकिंग। आप लोग बोला करिए, वहीं से बोला करिए, भले से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग जरूर से जरूर बोला करिए। बोलने से आप लोग क्या होगा कि जो अंदर है वो निकलेगा, तो सही आउटपुट आना जरूरी होता है। 145 जो है टोटल, 5 नहीं है 146 है टोटल जो है देश हैं, उसमें से भारत जो है 135वें स्थान पे है। सोचना चाहिए हम लोगों को। और इसमें एक खास चीज़ बताई गई, आप लोगों को बता दें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है एक खास चीज़ बताई गई कि पूरी तरह से जेंडर गैप को समाप्त करने के लिए ना 132 वर्ष लगेंगे अभी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो आप सोचिए कितनी अभी स्थिति खराब है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही? तो बताइए। देखिए, भारत नवाचार सूचकांक यह किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग। महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि नीति आयोग आपको पता होगा हम लोगों के आयोग के लिए जो है यूपीपीएससी आयोग जो है उसका फेवरेट टॉपिक अगर है तो वो है नीति आयोग। आप लोग हमेशा देखेंगे इससे प्रश्न जरूर आएगा। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट कुछ भी आपको मिले उसको पूरे डिटेल से जरूर पढ़िएगा। इसमें जो है प्रथम रैंक कौन था नवाचार सूचकांक में? तो प्रथम रैंक जो था वो कर्नाटक का था। किसका? कर्नाटका का था। उसके बाद जो है यूपी कौन से स्थान पे था? तो सातवें स्थान पे उत्तर प्रदेश था। आप लोग इसे याद रखिएगा फैक्ट के रूप में। प्लस जो है यह तीसरी रिपोर्ट थी 2021 वाली, जो है 21 वाली रिपोर्ट थी 22 में आई थी, यह तीसरी थी अब तक की। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्थान और स्थापना वर्ष। देखिए अब पहला क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में। उसके बाद जो है सिडबी की स्थापना कब होती है? यह 1990 में होती है। सेबी 1999 में, और इरेडा जो है यह 1992 में। इस प्रकार अगर हम लोगों को कोड देखें तो क्या बन रहा है? 4321 4321 बन रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में 4321 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किन राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो बताइए यह किसके द्वारा किया गया? यह महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो देखिए जो भूख से प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या घटकर अब 224.3 मिलियन हो गई है भारत में। और अगर विश्व में अगर बात की जाए तो 828 मिलियन जो है टोटल है विश्व में। और अच्छा ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट इसलिए हो जाती है ना कि इसको FAO और उसके बाद IFAD प्लस जो है यूनिसेफ और WHO और WFP संस्था के द्वारा जो है बनाया गया है। इतनी संस्था मिलके इस रिपोर्ट को तैयार की हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये हो जाती है। चलिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। तो बताइए। देखिए
जो रोजगार मंत्री हैं हम लोगों के, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया था। इस मतलब सत्र में सहभागिता की गई थी। देखिए ये हुआ कहाँ था, इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके लिए आप ये भी याद रखिएगा। चलिए, विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आइए मैच कराते हैं। देखिए, पहला है शांति श्री पंडित। यह जो है जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, तो ये तो पूरी तरह से मैच है, सही है। सेकंड है धृति बनर्जी। धृति बनर्जी क्या है, तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये मैच नहीं है, ये 4 पे आएगा। उसके बाद नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य जो है यह गुजरात विधानसभा, उत्तराखंड यहाँ दिया गया है, ये गलत होगा, यहाँ क्या होगा, गुजरात होगा। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो यह भी मैच नहीं है, यह भी मैच नहीं है। उसके बाद है जगजीत पवाड़िया। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की महिला पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, यह भी मैच नहीं है। तो हम लोगों से सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो बी सी डी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21/7/2022 की अधिसूचना जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल उसमें शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड जो है वो है वाणिज्यिक अदालत, महत्वपूर्ण अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालत। अच्छा, ये वाणिज्यिक अदालत करेंगे क्या, तो देखिए ये बैंकिंग, बीमा, संविदा कोई हुई है, या उसके बाद जो है बौद्धिक संपदा है, या पार्टनरशिप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विवाद है, अर्थात आप ज़्यादा करके देखेंगे आर्थिक स्थिति से रिलेटेड जो भी आपके विवाद होते हैं उनको सुनने के लिए 4 बनाए गए हैं, और वो 4 में से एक मेरठ में है, एक गौतम बुद्ध नगर है, एक आगरा में है, गाजियाबाद में नहीं है। गाजियाबाद में ना होके कहाँ पे है, एक लखनऊ में है, लखनऊ। तो सही जवाब क्या बनेगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यही नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। तो पहला ही गलत हम लोगों को मिला, क्यों, क्योंकि सभी नहीं होके 100 है, 100 आकांक्षात्मक विकास खंड जो है उसके ऊपर ये पहली बार जो है प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्चर्स को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह दर से भुगतान किया जाएगा, यह बात पूरी तरीके से सही है। तीसरा है इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार के नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी कार्यों से जोड़ेगा, यह भी सही है। और उसके बाद योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 साल या उससे कम होनी चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, हम लोगों का पहला ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे प्रदूषित नदी है। तो बताइए सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, काली नदी। काली नदी जो है वह सबसे प्रदूषित नदी है, नई रिपोर्ट है, तो प्रश्न आने के पूरे चांसेस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत बच्चों को जो है आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी। देखिए यह योजना अगस्त 2021 से शुरू हुई थी। आपको पता होगा कोरोना में जो है किसी के अभिभावक नहीं है या अनाथ बच्चे जो हैं उनको देखभाल के लिए पर मंथ कुछ सहायता राशि दी जाती है। तो पहले इसमें 4,000 रुपये था, उसको जो है 2,500 कर दिया गया है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो बताइए कब शुरू की गई थी, अक्टूबर 2022 में 2020 में, क्षमा कीजिएगा, अक्टूबर 2020 में। अच्छा यह जो है किससे रिलेटेड है, तो यह जो है महिलाओं से, महिलाओं को एक शब्द में अगर कहें तो सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है,
जिसके अंदर जो है उन्हें सभी योजनाओं के बारे में जागरूकता मिले, वो स्वावलंबी बने या विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें वो सहभागी भी हों। तो महिलाओं के विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा है। देखिए, जब यह रिपोर्ट आई थी, कब, 2021 की रिपोर्ट है जुलाई में, तब जो था मौजूदा जो है वो 64.3% था। क्या? जीवन प्रत्याशा। परसेंट में नहीं है, क्षमा कीजिएगा, 64.3 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, इसको 2026 तक टारगेट किया गया है। पहले तो आप लोग ये जानिए, 2026 तक टारगेट करके इसको 66 वर्ष किया गया है, 66 वर्ष। और उसके बाद जो है 2030 में जो टारगेट रखा गया है 2030 में, वह 69 वर्ष है। कौन सा है? 69 वर्ष टारगेट रखा गया है कि इतना जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां से रिवर रैंचिंग, नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो बताइए कहां से किया गया? तो यह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर से किया गया है इसका शुरुआत। और नदी पशुपालन आप समझ सकते हैं इस शब्द से ही, क्योंकि नदी में क्या पशुपालन होगा? मछलियों का पशुपालन होगा, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़ाई जाए, ये वगैरह वगैरह कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान में संपन्न संघाई जो है सहयोग संगठन, महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो यही फैक्ट लाइन आप लोग याद रखिए, उज्बेकिस्तान में हुआ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एसओपी की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए जो है पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो बताइए किसको किया गया? देखिए, यह जितनी बार भी मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ उतनी बार मैं इसको बता रहा हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे आप लोग याद रखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट आता है तो बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। वो है वाराणसी। वाराणसी को जो है संघाई सहयोग संगठन के द्वारा पहला आप लोग जानते होंगे, पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया। चलिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बताइए कहाँ स्थापित होगा? यह होगा नोएडा में। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? तो बताइए कितना हो गया है ये 5.9% हो गया है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो देखिए, पहले घास होती है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ? सही है ये? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग 10% का रूल जानते हैं कि 10% ही ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र हो पाती है। मतलब एक एटमॉस्फेयर से या खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने में 10% ही मिलती है, 90% ह्रास होता है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की हानि होती है। ये गलत दिया गया है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 10% हानि जो है 90% का होता है और पहुंचता सिर्फ 10% है। उसके बाद तीसरा देखिए, पारितंत्र अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो यह बात जो है पूरी तरीके से सही है। तीसरी है, पारितंत्रिक जो है निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक वास में रहने के लिए जरूरी होती हैं। तो पारिस्थितिकी जो निकेत होता है उसमें तो सभी रासायनिक दशाएं होंगी।
तो सही जवाब क्या हुआ? अगर हम लोगों से गलत पूछा गया है चूंकि, तो गलत तो ऑप्शन नंबर 2 था, तो केवल 2 जो है गलत होगा, बाकी जो है 1, 3 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट है, कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व एवं यौगिक निर्मुक्त होंगे? तो बताइए, अगर मान लीजिए कोई कचरा है, कचरा को उसको वियोजित अर्थात उसे समाप्त करने के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है, जलाया जा रहा है या किसी भी तरीके से, तो कौन से तत्व विमुक्त होंगे? तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, जितने केमिकल हैं सब रिलीज होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कचरा में एक चीज़ तो है नहीं, जितने प्रकार की चीज़ें उतने प्रकार का केमिकल, और कितनी भी एसिड लिख दी जाए, कितनी भी गैसें लिख दी जाए, आप उपरोक्त तो सभी लगाइए, क्योंकि कचरे में सब मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया था। यह बात पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्तमान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई थी। तो देखिए, इसमें जो है सब चीज़ें तो ठीक है, सिवाय एक चीज़ के, वो है यहाँ का फैक्ट, जो 1972 न होके कब था? 1994 में, 1994 में था। तो सही जवाब हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी मिल गया, क्योंकि यही गलत है। बाकी भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा वैधानिक रूप से समर्थन प्राप्त है, यह सही है। और पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है अधिसूचना 2020 का मसौदा वर्ष 2006 के अधिसूचना का स्थान लेगी। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, एजी टास्ले के द्वारा। किसके द्वारा? एजी टास्ले। पहली बार कब आया था? 1935 में, 1935 में। चलिए नेक्स्ट है, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन FAO के तत्वाधान में 2022 में सियोल, दक्षिण कोरिया में किया गया। यह बात सही है। दूसरा है, इस वर्ष की थीम थी एक हरित, स्वास्थ्य और लचीले भविष्य का निर्माण। यह बात भी सही है। नेक्स्ट है, इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, अर्थात सभी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता होगा, इस रिपोर्ट से एक प्रश्न आना एकदम फिक्स रहता है। देखिए, इसमें पहला है, रिपोर्ट के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रीजन में सबसे अधिक लगभग 97% वन अनावरण है। यह बात जो है वन आवरण है, सही है। दूसरा है, वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह भी सही है। मैग्रो क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। यह बात भी सही है, और यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। मैग्रो के बारे में जब भी पूछा जाता है तो आप 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है, ये वृद्धि दिखाने वाले हैं, न कि होने वाले। देखिए, मैग्रो क्षेत्र जो है आपके वेस्ट बंगाल में और उसके बाद फिर जो है गुजरात में, यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जो है वृद्धि सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखी गई। नेक्स्ट है चौथा, देखिए, वनावरण में सबसे अधिक कमी जो है मणिपुर में दर्ज की गई। तो ये फैक्ट जो है गलत है हम लोगों का, यही हम लोगों का आंसर भी होगा। मणिपुर में ना होकर कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है यह यहाँ सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? मणिपुर। चलिए नेक्स्ट है, ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में जो है समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है। क्योंकि, तो पहला फैक्ट आप लोग याद रखिए कि ध्रुवों पे जो है लवणता ज़्यादा रहती है, भूमध्य रेखा पर कम हो रहती है। अब इसमें कारण दिया गया है, यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है, तो सही बात है। भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा क्या? विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। यहाँ पे वर्षा अधिक होगा क्योंकि धूप अधिक होगी। यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता, जिसे समुद्र में मिलने पर मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। तो ये फैक्ट बिल्कुल भी गलत है, आप इसको याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लवणता अगर ग्लोब पे आपको देखना हो तो आप बताइए, मान लीजिए ये 0 डिग्री या विषुवत रेखा हो गई, तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए 20 से 40,
20 से लेके 40 के बीच में ज़्यादा लवणता मिलेगी आपको। जबकि अगर दक्षिणी में बात की जाए तो दक्षिणी में 10 से लेके आपको 30 तक, 10 से 30 के बीच में आपको लवणता देखने को मिलेगी। तो 10 से 30 दक्षिणी में और 20 से लेकर 40 उत्तरी में। आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। तो इसमें जो है क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कौन सा सही है। तो देखिए पहला तो सही निकला और दूसरा जो हम लोगों का गलत है, तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लैक पर्वत कहते किसे हैं। तो देखिए ब्लैक पर्वत का निर्माण जो है ना तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनसे भ्रंश या दरारें बनती हैं जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग जो है ब्लैक पर्वत कहलाते हैं। तो देखिए इसमें जो है सियरा नेवादा यूएसए का यह ब्लैक पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप का यह भी ब्लैक पर्वत है। साल्ट रेंज पाकिस्तान का यह भी जो है ब्लैक पर्वत है। जबकि एनाकोंडा रेंज जो है यह मिश्रित और जटिल पर्वत का उदाहरण है, न कि ब्लैक पर्वत का। तो चौथा तो गलत हो गया, बाकी 1 2 3 ये सही है। पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो यही चौथा वाला नहीं होगा, अर्थात सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त कर ली है। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, कुछ प्रश्न स्टेटमेंट वाले बड़े जरूर थे, लेकिन ऐसे प्रश्न आजकल मिक्स करके यूपी पीसीएस आयोग में बनाए भी जा रहे हैं। और इस बार आयोग का तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे मेंबर काफ़ी बदले हैं। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे ताकि हम लोगों का प्रीलिम्स में कहीं भी कोई भी फैक्ट ना छूटे और हम लोग रुके ना हम लोगों का प्रीलिम्स। चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।